के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों का। अफगानिस्तान के काबुल में सोमवार सुबह फिर रॉकेट दागे गए। सुबह करीब 6:40 पर काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट के कारण अलग अलग जगहों पर धुएं का गुबार उठ रहा है। कई जगह आग भी लगी हुई है और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ये किसने दागे हैं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं। बता दें कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को काबुल छोड़ना है और उससे पहले काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहले भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला किया गया था। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के अवसर पर सुबह सुबह भक्तों ने हरे कृष्ण की धुन पर नृत्य किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। 19 साल की इस शूटर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल की क्लास SH1 में पहला स्थान हासिल किया। अवनी लेखरा ने 200 स्कोर बनाया और अव्वल रही है। पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में यह पहला स्वर्ण पदक है। उन्होंने चीन की जांग कुइपिंग को पीछे छोड़ा तो वहीं यूक्रेन की इरियाना शेतनिक ने कांस्य पदक जीता। शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभूतपूर्व प्रदर्शन अवनी लेखरा, आपके मेहनत, स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण यह संभव हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद रोहतक के विनोद कुमार ने पैरालंपिक के विनोद कुमार ने 19.98 मीटर का थ्रो फेंक कर एशियन रिकॉर्ड भी कायम किया। विनोद कुमार की इस जीत पर पत्नी और बहन ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अगले पैरालंपिक में विनोद गोल्ड मेडल लेकर आएगा। पैरालंपिक से पहले विनोद कुमार कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद वो कोरोना से लड़ाई जीतकर टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। करनाल में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा की बर्खास्ती की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम DFSC को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की मंच निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हमने सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं से के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया हुआ है। इसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाने के कार्यक्रम होते रहे हैं। 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज किया वो कोई साधारण पुलिस कार्रवाई नहीं है। बिना किसी हिंसक उकसावे के बर्बरतापूर्वक ढंग से इतने लोगों को गंभीर चोटें मारे जाने के पीछे जो सोची समझी साजिश थी। राकेश टिकैत ने अस्पताल जाकर जाना किसानों का हाल, बोले किसान का जितना खून बहेगा उतना मजबूत होंगे देश पर सरकारी तालिबानों का कब्जा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता पर लाठियां बरसाना अलोकतांत्रिक और अमानवीय है।
भूपेंद्र हुड्डा ने लाठीचार्ज पर सरकार को भी घेरा। हुड्डा ने कहा कि लाठी और गोली से सरकार नहीं चलाई जाती, सरकार लोगों का दिल जीतकर चलाई जाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दमन चक्र की एक और मिसाल देखी गई। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान और मजदूर भाइयों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सरकार किसानों से जनरल डायर सा व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों से खेती का खून किया, बहा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। दीपेंद्र ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। दीपेंद्र ने कहा कि अगर सत्ता बदलेगी तो जनता और किसान का बुरा चाहने वाली है। साथ ही उन्होंने संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहती। यही वजह है कि मानसून सत्र में भी सरकार चर्चा से भाग रही थी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से आहत होकर लाडवा से पूर्व कैंडिडेट डॉक्टर संतोष दहिया ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो कुछ भी किसानों के साथ हुआ उससे वे बेहद आहत हैं और इसी कारण उन्होंने जेजेपी से इस्तीफा दिया है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया। चढ़ूनी ने किसानों से अपने नजदीक लगते टोल प्लाजा और रोड जाम करने का अनुरोध किया। करनाल में एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान सुशील के रूप में हुई है, जो घरोंडा के गांव रायपुर जटाना का रहने वाला था। मृतक किसान घरोंडा टोल प्लाजा पर चल रहे आंदोलन में शुरू से ही शामिल था। किसानों का आरोप है कि दौरान सुशील को भी लाठियां लगी थी। सुशील घायल हो गया था, तब वो घर चला गया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी भी जताई। इस दौरान किसान ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाली एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग की। किसानों का कहना है कि एसडीएम पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि इस लाठीचार्ज में एक किसान की जान भी चली गई है। किसान नेता मनदीप सिंह ने कहा कि एसडीएम द्वारा किसानों के सिर पर लाठियां मारने के आदेश दिए गए। यही कारण है कि एक किसान साथी को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सिरसा में भारतीय किसान एकता ने विरोध मार्च निकाला। किसानों ने बाल भवन से बाबा भूमर शाह चौक तक रोष मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम डीएफएसी को ज्ञापन सौंपा। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर करनाल प्रशासन मीडिया से रूबरू हुआ। करनाल के एसपी और डीसी ने कहा कि हम किसानों के साथ लगातार संपर्क में हैं। बातचीत हो रही थी, लेकिन बाद में उनकी तरफ से हाईवे जाम कर दिया गया। रूट डायवर्जन उस वक्त हुआ नहीं था। ऐसे में हमारी तरफ से मिनिमम बल प्रयोग किया गया। एसपी ने कहा कि पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए, जिनमें हमारे 13 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो वहीं एसडीएम के वीडियो वायरल होने पर करनाल के उपायुक्त ने कहा कि मैं उनके शब्दों पर खेद प्रकट करता हूं। सिरसा के ढींग तानिया गांव की गौशाला में जन्माष्टमी पर भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव वासियों ने श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा को भी आमंत्रित किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने ढींग तानिया गांव की गौशाला में आयोजित कथा में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला के विकास के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी। वहीं इस मौके पर गौशाला में काम करने के लिए ट्रैक्टर की मांग की गई, जिस पर उन्होंने अगली कथा से पहले ही ट्रैक्टर देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सभी गांववासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं के साथ साथ ही हमेशा मदद का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि भागवत कथा से उनके परिवार का पुराना रिश्ता है।
सिरसा की पटेल बस्ती में 27वें विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा जी ने जागरण में शिरकत की। उनके साथ नगर परिषद की चेयरपर्सन वीना सेठी भी मौजूद रही। जागरण में गोविंद कांडा और वीना सेठी का कन्याओं ने स्वागत किया। गोविंद कांडा ने जागरण में मां भगवती से सिरसा वासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। गोविंद कांडा ने मां भगवती को माला अर्पण की और जागरण में आए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। युवा संघ को गोविंद कांडा ने भेंट देकर सम्मानित किया। बहादुरगढ़ में अब लोग कंपनी के चक्कर में अपना आशियाना बनवाने के लिए इस कंपनी में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक लोगों को उनका आशियाना नहीं मिला है। 2.5 साल पहले एक रियल एस्टेट ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें लोगों ने अपना आशियाना बनवाने के लिए पैसे जमा करवाए थे। लेकिन अभी तक लोगों के आशियाने बनाने के लिए एक भी ईंट नहीं लगाई गई, जिसके कारण लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने कंपनी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया और कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर निशाना साधा है। अजय सिंह यादव ने कहा कि बनवारी लाल ने जन स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी जिले में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर एक भी नहीं लगवाई ईंट। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर जो भी कार्य हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ था। अजय यादव ने कहा कि स्थानीय नेता काम नहीं करते, वो बस ड्रामा करते हैं। अजय सिंह यादव मीरपुर गांव में एक निजी कंपनी द्वारा लगाए गए आरओ सिस्टम की आधारशिला रखने पहुंचे थे। हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले एक स्कूल टीचर का एनर्जेटिक भांगड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस डांस की हर जगह तारीफ हो रही है। अपने भांजे के साथ शादी समारोह में स्टेज पर भांगड़ा करती 45 वर्षीय मोनिका शर्मा पेशे से टीचर हैं, जिनका 19 सेकंड का क्लिप इंस्टाग्राम पर 1 लाख व्यूज पार कर चुका है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का पिछले 2 दिन से ट्रायल जारी है। जल्द ही इससे तैयार ऑक्सीजन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए जाएंगे। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए। कैथल के पीएमओ शैलेंद्र शैली एक निजी कार्यक्रम में बगैर मास्क दिखाई दिए। देश की पहली अर्जुन अवार्डी रेसलिंग पहलवान डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट का आरोप। पुलिस की गाड़ी लेकर मारपीट करने पहुंची डीएसपी गीतिका जाखड़, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना को धरातल पर लागू करने के लिए अधिकारी किसानों से मिलकर जानकारी दे रहे हैं। सरकार द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लोहारू हल्के के छे गांव में निकाड़ा के मुख्य अभियंता बीएस नारा द्वारा किसानों के साथ सेमिनार कर सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य अभियंता ने किसानों को बताया कि सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल का काम शुरू हो चुका है। किसान पोर्टल पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने ये भी बताया है कि जल्दी ही लोहारों में किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा आईटी सेमिनार लगाया जाएगा, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिले के किसानों को शामिल किया जाएगा और माइक्रो इरिगेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पलवल रसूलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के ऊपर बने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते स्कूली छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। रेल की चपेट में आने से पहले ही 2 छात्रों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते परिजनों को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। प्रदेश की सरकार की ओर से शुरू की गई सेवा डायल 112 इन दिनों लोगों को खूब रास आ रही है, तो वहीं डायल 112 पर कार्यरत पुलिस कर्मचारी भी अपनी बेहतरीन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के मूर्तल थाना क्षेत्र में कार्यरत डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी एएसआई जयपन सिंह, सिपाही विकास और सिपाही गगनदीप और सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिस कर्मचारी लोगों की शिकायत पर मात्र 15 मिनट में पहुंचकर निदान करने में सक्षम रहे हैं, तो वहीं तीनों जवानों ने कई मामलों में अपनी बहादुरी का भी परिचय दिया है।
इस दौरान एएसआई जयपन सिंह और दोनों पुलिस कर्मचारी ने बताया कि 24 घंटे की ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती रहती है और अपनी तरफ से वो बेहतरीन काम करने की कोशिश करते हैं। नगर निगम में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़झाला सामने आया। आपको बता दें कि 1.5 साल से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को पीएफ का पैसा नहीं मिला है। तो वहीं कर्मचारियों ने अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत से कर्मचारियों की फाइल गायब करने का आरोप भी लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनके पीएफ के साथ गोलमाल किया गया है और पिछले लंबे समय से पीएफ का रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। बावजूद इसके ठेकेदार पीएफ की फाइल गुम होने की बात कहता है। इसी को लेकर कर्मचारी इकट्ठा होकर सोनीपत नगर निगम में ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर के कार्यालय के सामने पहुंचे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फतेहाबाद के गांव बनगांव के पास शनिवार सुबह अचानक सिरसा मेजर नहर टूट गई, जिससे कि किसानों के सैकड़ों एकड़ फसलों में पानी भर गया। इस इलाके में नरमा और कपास की ज्यादा बिजाई होने के चलते नरमा कपास के खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हो गया है। मौके पर सिंचाई विभाग को मामले की सूचना दी गई और किसानों की ओर से अपने स्तर पर भी नहर को बंद करने का काम शुरू किया गया। अंबाला के 16 वर्षीय आशीष साहू ने दुबई में चल रही जूनियर एशियन मुक्केबाजी में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रादौर के निर्माणाधीन खेल स्टेडियम में रोटरी क्लब द्वारा बच्चों के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोटरी क्लब द्वारा विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही अधूरे पड़े खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य शुरू करने की सरकार से मांग की गई। रोटरी क्लब के प्रधान ने बताया कि आज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर क्लब द्वारा पहली बार खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश में खेलो हरियाणा गेम से आगाज हो चुका है। इस दौरान गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कोच नसीम अहमद राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों से आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खेल भावना से ओतप्रोत किया। इस दौरान गोल्डन कोच नसीम अहमद ने कहा कि जैसा टैलेंट हिंदुस्तान में है वैसा कहीं नहीं। नांगल चौधरी के सिरोही बहाल गांव में नेशनल हाईवे 148B पर बने टोल प्लाजा पर सड़क के किनारे रात को ट्रकों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों ट्रकों के चलते लगे जाम का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देर रात स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख अनुबंधित कंपनी के कर्मी भी रोड खुलवाते हुए नजर आए। सिरसा के बाजारों में जाम की समस्या को लेकर यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जाम के समाधान को लेकर व्यापारियों से विचार विमर्श किया गया। व्यापारियों ने बताया कि बाजारों में रेडियो और 4 पहिया वाहनों की वजह से जाम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। थाना प्रभारी ने कहा कि शीघ्र ही 4 पहिया वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दुकानदारों को मास्क पहनने के निर्देश दिए। यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 300 ग्राम स्नैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया। पकड़ी गई स्नैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें गुप्त सूचना के बाद छापेमारी कर साहिल उर्फ चूजा को 300 ग्राम स्नैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 2021 में अब तक नशा तस्करी के 74 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बताया गया है कि यमुनानगर को नशा मुक्त करना उनका उद्देश्य है। मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 7 मोबाइल फोन के साथ 11 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम भी बरामद किए। आरोपी ने शख्स से 1,12,000 रुपए ठगे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 80,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी हर 6 से 7 महीने में अपना ठिकाना बदल लेता था। दरअसल ठगी करने वाले आरोपी के पास टावर लगाने की कॉल आई थी, लेकिन इसी को जरिया बनाकर आरोपी ठगी करने लगा। फतेहाबाद के सनियाना गांव के पास देर रात एक कार असंतुलित होकर भाखड़ा नहर में जा गिरी। इस दौरान गाड़ी चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक महिला और 4 वर्षीय मासूम बच्चे तेज बहाव के साथ बह गए। गाड़ी चालक की पहचान ठाड़ी
जोंक निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। बताया गया है कि मासूम बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन महिला की तलाश अभी भी जारी है। शनिवार देर रात बल्लभगढ़ के सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था और बल्लभगढ़ के सेक्टर 25 स्थित रेमको स्टील नामक कंपनी में बतौर गार्ड काम करता था। परिजनों का कहना है कि बीती रात मृतक घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन रेमको कंपनी के सामने से बहने वाले गंदे नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह मृतक के शव को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की। सिरसा में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सिरसा के रेलवे स्टेशन में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए दिखाई दिए। मामले में जब रेलवे पुलिस के अधिकारी से बात की गई तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहादुरगढ़ में एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के समाज अस्पताल भिजवाया।